नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और ये है खास मुलाकात। और आज हमारी खास मेहमान हैं अरुणा रॉय, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो यूपीए को सलाह देने वाली बॉडी थी, उससे उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया है। बहुत प्रख्यात समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन दिनों उनकी पहचान बनी है कि वो RTI का जो कानून आया वो इनकी बदौलत आया, लेकिन बहुत लोगों को याद भी होगा कि एक समय में ये IAS में हुआ करती थी। तो सरकार और समाज कैसे चलते हैं ये इनको बखूबी पता है और पिछले दिनों खूब सुर्खियों में रही हैं। अरुणा जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो बिल्कुल यही कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? मैं इस्तीफा नहीं दी। ये NAC के टर्म्स होते हैं तो एक साल पे रिन्यूअल होता है। तो मैंने हमारे अध्यक्षा से 2-3 महीने बाद पहले ही बात कर चुकी थी कि अगले साल का रिन्यूअल ना दें, क्योंकि मुझे लगता है कि सलाहकार का काम मेरा समाप्त है। अब मैं लोगों के बीच में जाकर काम करना वापस चाहती हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गरीब मजदूर और किसान, उनके लिए कानून तो पहले UPA 1 सरकार बना चुकी है। अभी भी कुछ पहल है, तो जो आधा अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनको सुबह हटाने के लिए या उसके बारे में संघर्ष करने के लिए मुझे एक केंद्रित समय और केंद्रित सोच के लिए अब जरूरत है। मुझे भेजा मेरे संगठन ने और मेरे आंदोलनों ने, और उन्होंने मुझे ये कहा कि वो वापस मुझे उसी जगह चाहते हैं जहां से मैं NAC में गई, तो मुझे वापस आना जाहिर था। जी, ये तो आपने बहुत ही कन्विंसिंग सा आर्गुमेंट दिया है आपके इस्तीफे के पीछे का। लेकिन जो अखबारों की हेडलाइन थी, दरअसल आपने जो अपनी रिपोर्ट कार्ड दी थी तब से वो हेडलाइन बार बार यही बन रही है कि आप सरकार के काम से निराश थी, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा नहीं किया। और अभी का जो इमीडिएट ट्रिगर था वो था कि नरेगा में जो मिनिमम वेजेस को लागू कराने के लिए आपकी इच्छा थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने नहीं माना। तो ज़रा इस पर मैं समझना चाहूँगा। मेरा एक्चुअली उसमें ये लिखने का मकसद यही था कि हमारे जो NAC की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 साल पहले न्यूनतम मजदूरी को नरेगा के काम पे देने के पक्ष में चिट्ठी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को। अभी वहाँ पे बहुत साल तक वो विचार था। फिर 2 कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, हाई कोर्ट कर्नाटका, हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के ऑर्डर्स आए हैं कि नरेगा के काम में न्यूनतम मजदूरी देना ही चाहिए। अब न्यूनतम मजदूरी राजस्थान जैसे राज्य में 147 रुपया आज तक है, और 147 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक मजदूर जो 8 घंटे धूप में, चिलचिलाते हुए धूप में या कितने भी कष्ट के साथ काम करते हैं, वो तो उनके लिए न्यूनतम होना चाहिए। अब उस न्यूनतम को नहीं माने एक सरकार जो उस कानून के लिए भी जिम्मेदार है, तो फिर एक मजदूरों के जीवन में एक बहुत आपत्तिजनक एक परिस्थिति आ चुकी है और आएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के हम विचार से हम सहमत नहीं हैं और हम सोचते हैं कि न्यूनतम मजदूरी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप जो कुछ लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, वो तो हो सकता है, मगर ये अभी जो संघर्ष है या ये बातचीत है या संवाद है, ये NAC के भीतर नहीं है, ये बाहर है, और ये तो अभी सरकार के साथ है। तो इसलिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा का कानून है, जैसे अकाउंटेबिलिटी के सारे कानून हैं, ये सब पार्लियामेंट में है। कई चीजें जो हम NAC से भेज चुके हैं, वो सारे मामले अभी या तो सरकार के अंदर है या पार्लियामेंट में है। तो हमें लगा ये सारे मुद्दे निपटाने के लिए NAC के अंदर रहना इतना जरूरी नहीं है, अब बाहर रहकर इसका काम करने के लिए बहुत जरूरत है। बिल्कुल, पहले सलाह दे दी, अब पूरी नहीं अगर हो पा रही है तो संघर्ष करके उस काम को कराया जाए। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं आपकी बात। मनमोहन सिंह जी की तरफ से, हालांकि इस सरकार के कामकाज का मैं बड़ा भारी आलोचक हूं, ये मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन मनमोहन सिंह के समर्थन में एक तर्क यह है कि उनके पास पैसे नहीं है। मैडम, आप जितना मजदूरी चाहती हैं देने के लिए, और जो देश की आर्थिक स्थिति है उसके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा कमिटमेंट कर सके। ये प्रैक्टिकल मजबूरी है उनकी। आप यदि मेरे पास एकदम अभी फिगर्स नहीं है, मगर यदि आप अब नरेगा के जो खर्चा है उसको देखेंगे, और आप जो आपके बड़े तकनीकी चीज़ों पर, आपने बाकी सारे जो कार्यक्रमों पे आप खर्चते हैं, आप GDP टू टैक्सेशन का रेशियो देखते हैं, तो हमारे देश के सबसे बुरा हाल है। 60% लोग गरीबी रेखा से इर्द गिर्द हैं, बहुत सारे नीचे हैं। अब उनके लिए यदि तरक्की नहीं होगी तो पैसे इस देश में किस लिए आता है? पैसे वालों के लिए सरकार नहीं होता है, सरकार गरीबों के लिए होता है।
पैसे वाले तो अपने आप अपने उद्योग से कई तरीके से ले लेते हैं, मगर पिछले 2-3 साल से ऐसा लगता है कि सरकार भी पैसे वालों के लिए ही काम करेगी। तो फिर लोकतंत्र के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है, और पूरा ये जो मत है, वो मत जो हम लोग देते हैं सरकार को, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा मत है, सवाल है कि क्या हम लोग मत किस लिए देते हैं। तो थोड़ा सा ये राजनीतिक सवाल भी है, लोकतांत्रिक सवाल भी है, और एक न्यायपूर्णता की भी एक सवाल है कि जिसको 147 रुपये आप नहीं दे सकते हैं और लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़ों में तो कोई दुख नहीं हो, तो फिर सरकार तो फिर किस लिए और क्यों चल रही है, वो सवाल जरूर खड़ा होगा। जी बिल्कुल, ये आर्गुमेंट है। मैडम, आपने ऐसी परिस्थिति में अपना ये रिन्यूअल, सदस्यता का जो रिन्यूअल है एनएसी का, आपने अनिच्छा जाहिर की है कि अब आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगी। जब सरकार को चुनाव में जाना है, जाहिर है आपको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस नरेगा को सरकार अपना एक सबसे बड़ा कामयाब कदम बता करके बेचना चाह रही थी, अभी भारत निर्माण का कैंपेन लेकर के आई है, तभी आपकी जुबान से ये आना कि ये ठीक नहीं हुआ है, इसमें कमी है, हम असंतुष्ट हैं, आप इसको ठीक करिए, आप कांग्रेस पार्टी के लिए और यूपीए के लिए एक परेशानी खड़ी कर रही हैं। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत परेशानी खड़े करने के लिए बाहर नहीं निकली हूँ। मेरा काम तो है कि मजदूरों का हक पूरा होना चाहिए। अब हमारे लिए कोई भी सरकार आए, वो संवेदनशील सरकार हो तो उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जो विरोध करे उस जगह हम लोग उसके साथ बहस भी करेंगे, संवाद भी करेंगे और संघर्ष भी करेंगे, परंतु एक सरकार से लड़ने की बात नहीं है। इसमें सरकार को किसी भी तरीके से इस देश के संवैधानिक अधिकारों के तरफ और हमारे जो अधिकार हैं, गरीब मजदूरों के अधिकार है, उसके तरफ संवेदनशील करने के लिए है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट इतने अजीब और गजब की पॉवर्टी और वंचित लोगों के साथ जी नहीं सकता। ये देश में, विदेश में कई जगह ये साफ दिखता है कि इतने विषमता के बीच में ग्रोथ भी कहीं टिक के नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रोथ चाहने वाले भी इस विषमता को कम नहीं करेंगे तो ग्रोथ के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। और जब बिल्कुल लोगों को हम धकेल देते हैं किनारों पे, तो फिर कई और चीजें भी सामने आती हैं, जैसे हिंसात्मक तरीके आ जाते हैं, फिर और तरीके आते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं। तो एक समझदार समाज और एक समझदार राजनीति इसकी ओर बढ़ेगा कि लोगों के लिए कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके लिए तो पानी, ऐसी चीजों के लिए सरकार को जुम्मा लेना पड़ेगा और उसके लिए तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जो दूसरा तर्क है उस पर आपसे कई बार ये बातें पूछी गई हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी एक मौका है कि मैं भी पूछूं। वो ये है कि बगैर ग्रोथ के, बगैर रोजगार के, बगैर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए बिजनेस बुरा है, प्रॉफिट बुरा है। ये जो एक फिलॉसफी बार बार सामने आती है जब भी हम लोग समाज और राजनीति की पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत आइसोलेशन में सोचते हैं और आप लोग क्यों नहीं कन्विंस हो रहे कि अगर पैसे नहीं हैं जो कि हम इन्वेस्टमेंट में लगा सकें और ग्रोथ पैदा करें, जिससे नौकरी पैदा हो और एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल करके स्किल दे करके हम मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरे कामों में और सर्विसेज में लाएं, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकेगी। मैडम ठीक है, आपके तर्क अपनी जगह है, मगर हम इसको इसलिए नहीं स्वीकार करते कि ट्रिकल डाउन थियरी होता ही नहीं है। और जहां भी उद्योग लगा है, अब जाके देखें, वहाँ स्थानीय लोगों को नहीं लगाते हैं नौकरी में, वहाँ दूर से लोगों को ला के लगाते हैं। और जैसे यहाँ पे अभी मारुति में हुआ, मजदूर लोग अपने मांग करते हैं तो मार पीट के उनको कुचल के भगा देते हैं। तो जहाँ आप मजदूर और आप किसान के बुनियादी हक इस देश में रहने का और इस देश को चलाने का स्वीकार नहीं करेंगे, जब आपके 60-65% लोग इन धंधों में हैं, आपकी पूरी जो वर्कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देना चाहते, उसको पेंशन नहीं देना चाहते, उसको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देना चाहते हैं, यहाँ कौन सी ट्रिकल डाउन थियरी कब तक करेगी? तो ये एक बात है। और ये देश एक गरीब देश है, इसका आप अमेरिका से और वेस्टर्न यूरोप के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। आप इस देश का तुलना करना चाहते हैं तो ऐसे देश से करना पड़ेगा जिसमें आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है
वो वंचित है। अभी यदि आपके आंकड़े ये बताते हैं सब सहारन अफ्रीका से नीचे आपके सारे इंडिकेटर्स हैं, तो उस देश में आप जाके ये बात करेंगे कि उद्योग काम करेगा। और उद्योग क्या कर रहा है? उद्योग तो ऐसे जगह अपने आप को लगा रहा है जहां वैसे ही धंधा ठीक चल रहा है। वो या तो उजाड़ रहे हैं लोगों को माइनिंग के नाम से, और पेड़ों को काट रहे हैं, या पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, या 3 फसल के जमीन को ले रहे हैं। वो ऐसे जगह थोड़ी ना आ रहे हैं जहाँ बंजर जमीन है, जहाँ पानी नहीं है, वहां के लगाइए इंडस्ट्री, वहां कोई नहीं आता है। तो आप जो करते जाते हैं उनको हटाकर वहां इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री के नाम से हजारों लोग, कभी लाखों लोग बेदखल होते हैं। बेदखल होने वालों के लिए फिर से नया धंधा ढूंढेंगे आप जी। मेरे सामने ऐसे भी लोग हैं जो 3 बार उनका वो विस्थापन हुआ है और 3 बार उनको पुनः जगह दिया गया है। 3 बार एक जीवन में एक इंसान को उजाड़ा गया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ग्रोथ नहीं होना चाहिए, मगर ग्रोथ साहब इस देश में तभी टिकेगा जब आप इसको दूसरे देशों के नकल में नहीं और पूंजीवादी व्यवस्था के नकल से नहीं, मगर इस देश के हालात से लेकर देखकर आप व्यवस्था करें। मेरा सवाल ये है मैडम, आपको जो रियलाइजेशन हो रहा है इसमें एक भी रियलाइजेशन नया नहीं है। 9 साल पहले भी यही परिस्थिति थी, 5 साल पहले भी यही परिस्थिति थी, 3 साल पहले भी यही परिस्थिति थी। आपको लेट रियलाइजेशन हो रहा है और उसके सामने जब आप ये कदम उठा रही हैं तो हमको थोड़ा सा ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम आपकी विश्वसनीयता को बहुत ऊपर रखते हैं। मैं आपको ये बताऊं, विश्वास से इंसान चलता है। तो हमने गवर्नेंस के कई सारे मुद्दे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मुझे किसी ने पूछा आज क्या आप रिफॉर्मिस्ट हैं क्या, क्योंकि अब 2-2.5 साल इसी पे काम किए कि पूरा जो व्यवस्था है नरेगा के वो कैसे इंप्रूव हो सकता है, उसमें कैसे हम लोग ऐसे बिल्कुल गारंटी कर सकते हैं कि काम भी हो, एसेट्स भी क्रिएट हो और सब कुछ हो। उसके बावजूद जो सरकारी तंत्र है और जो स्थानीय वहाँ के जितने पैसे वाले हैं और राजनीतिक लोग हैं, सब मिलकर ये चाहते हैं कि नरेगा ना हो, क्योंकि नरेगा में सूचना के अधिकार का तथ्य मौजूद है और उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही निहित है। तो इसलिए चोरियां पकड़ी जा रही हैं नरेगा में जहां कहीं नहीं पकड़ पाते थे। गांव में जाके आप बात करिए, वो कहते हैं पहले क्या पैसा आता था, क्या जाता था, किसी को पता ही नहीं। अब पैसा आ रहा है, लोगों को मालूम है, नहीं पहुंच रहा है वो भी मालूम है, तो लड़ झगड़ के उसको ले रहे हैं। तो लड़ झगड़ के लेने के टाइम उनको मारा जा रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन नरेगा एक्टिविस्ट कई सारे अपने जान को दिए हैं। अभी 2 महीने पहले बिहार में एक व्यक्ति को नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूंकि शाम को मारा गया था। तो हमारा क्या है कि अभी उस व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार के जितने जवाबदेही के जितने कानून हैं जो पार्लियामेंट में पड़ा है उसकी जरूरत है, और शिकायत निवारण के लिए जो काम करना है उसकी भी जरूरत है। दरअसल इल्जाम उल्टा है। इल्जाम यह है कि और आपने सुना होगा, मैं नया कुछ नहीं कह रहा हूं, कि ये जो देश के लिए मौका था जहां गवर्नेंस पर और बड़ी बड़ी बदलाव की चीज़ों को करने की ज़रूरत थी, वहां ये एनएसी ने पूरे देश के विकास को रोक दिया और एक नया काम किया। वो ये था कि हर चीज़ इंटाइटलमेंट से होगी, कानून के तहत गारंटी से होगी। रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो बेरोजगारी के बीमा के तौर पर नरेगा का पैसा ला करके दे दो, इससे होगी। क्रिटिसिज्म आपके बारे में यह है कि इंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स निकाल करके हम लोगों ने इस देश का बड़ा भारी नुकसान किया है, जिसको बड़ा भारी समर्थन मिला है पावर में रहने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह से। आपको मिलता रहा है यह समर्थन, लेकिन इसने देश को पीछे खींचा है। मैडम, मैं तो आपको कहती हूँ कि आप जो ये बात मुझे कह रहे हैं ना, उद्योगपति और राजनेता और सरकारी कर्मचारी आके हमारे किसी भी, मैं आपको चुनौती देती हूँ, इस देश के किसी भी गांव में आके ये कहिएगा और हम आपको सुनाते हैं किसको एंटाइटलमेंट्स मिले हैं, किसको कुशनिंग मिला है, किसको सब्सिडी मिली है। आपकी गैस की सब्सिडी, तो मैडम आपने अनुभव किया होगा, का दफ्तर का सब्सिडी है जी। हाँ जी मैडम, आपने ये अनुभव किया होगा कि सब्सिडी के पैसे कुछ तो राइटफुल बेनिफिशियरी के हाथ में जाते हैं, कुछ रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में जाते हैं, कुछ मारुतियां और सुमो गाड़ियां केवल नहीं जाते हैं, सब सारे राजनेताओं की जेब में जाते हैं, सारी सरकारी कर्मचारियों की जेब में जाते हैं, और ठेकेदारों की जेब में जाते हैं। मैडम देखिए, ग्राउंड की जानकारी के मामले में आपको कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम लोग जो मुंबई में बैठ करके बात करते हैं, हमको भी मालूम है कि सबसे बड़ी कल्प्रिट राजनीति है, राजनेता हैं, जिनके साथ आपने 9 साल काम किया। मैडम, उसमें आपको अभी कैसे पता चला ये सब? ऐसा है कि राजनीति भी इस देश में कई किस्म की है।
आप महात्मा गांधी के देश में जन्मे हैं, मैं भी जन्मी हूँ, तो उन्होंने हमें एक विरासत छोड़ के गए हैं। एक तो वो राजनीति है जो गद्दी के ऊपर बैठती है, और दूसरी राजनीति है जो मुद्दों पर संघर्ष करती है। इस देश में कई लोग मुझे विदेश में इधर उधर जहाँ भी मेरे जाना आना हुआ है या यहाँ पे आए हैं, वो यही भारत के बारे में पूछते हैं कि यहाँ के गैर दलीय राजनीति सशक्त और समझदार इतना कैसे है। अब मुझे लगता है कि ये डायलेक्टिक है कि जब तक लोगों की राजनीति सक्षम और मैच्योर नहीं होगी, परिपक्व नहीं होगी, और ये दूसरी राजनीति के सामने हर समय सवाल नहीं खड़ी करेगी, तब तक वो राजनीति भी बेकार है। और ये राजनीति अर्थशास्त्रियों के सामने भी सवाल खड़ा करेगी, उद्योगपतियों के सामने भी सवाल खड़ा करेगी, क्योंकि उनको ना तो वोट लेना है ना गद्दी पे बैठना है, मगर उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आज भी नहीं है। मैं बाड़मेर के जिले में जाके आई हूँ, वहाँ ऐसे लोग हैं जो बाहर तो जाके उनको गायक कहा जाता है और लोग सम्मान देते हैं, वापस बाड़मेर में आते हैं तो उनका छपरा नहीं है सहने के लिए, उनके लिए दीवारें नहीं है, ऐसी व्यवस्था में रहते हैं और कई सारे हैं। सही है, एक नहीं है, दो नहीं है। सही है, लेकिन मैडम देखिए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यदि दो तरफा काम होना पड़ेगा, एक तो एक कानून बनने पड़ेंगे, इसके लिए व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा, और लोगों के पीछे भी हमें एक सशक्त करने के लिए साथ भी खड़ा रहना पड़ेगा कि वो प्रश्न पूछे तो उनको कोई गोली से नहीं उड़ा दे, उनको प्रश्न पूछे तो मार पीट के उनके चारे हाथ पांव नहीं तोड़ दे। दरअसल पहले ये बड़ा रोमांटिक आइडिया था कि सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ जो कहते हैं, चूंकि गरीबों के लिए सचमुच काम करते हैं, तो उनकी सारी बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो रहा है मैडम, कि एनजीओ हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, इसलिए हमारे गलत पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, हमारे गलत प्रोसीजर को भी आप मान लीजिए। लैंड एक्विजिशन, फूड सिक्योरिटी और राइट टू एजुकेशन, तीनों में सीरियस फ्लॉ, हम आपको किसी बात पर कन्विंस नहीं कर सकते कि उसमें क्यों फ्लॉ है। अच्छा, मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ। इसीलिए हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं कि एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि कानून ड्राफ्ट करे, उस ड्राफ्ट को पूरे देश में सब लोगों को देखना चाहिए और सब लोगों को मौका मिलना चाहिए उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के मध्यम वर्ग, मैं भी उसी के अंग हूँ, और जो ऊपर का वर्ग है वो गवर्नेंस में सक्रिय इंटरेस्ट बहुत कम लेता है, ना तो कोई कानून के प्रारूप पढ़ते हैं, इतना तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत कम लोग पढ़े हैं। यदि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ईमानदारी से कहें तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। अब यदि हम इस देश को ढंग से चलाना चाहते हैं तो वो गरीबों का केवल भूमिका नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज जो बनते हैं उसको देखकर पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। अब मैडम आपने चूंकि कानून में इतनी बारीकियां हैं, नहीं मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसलिए अभी एक एनएसी से आजकल में एक प्रारूप जाने वाला है सरकार को, जिसके लिए हम लोग सूचना के अधिकार वाले बहुत सारे मेहनत किए हैं 2-3 साल से, कि जो भी कानून बने वो कानून, नया कानून और नए रूल्स वो वेबसाइट में डाला जाएगा और वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उसको डालेगी, और लोगों का 1 महीने या 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में उस कानून को देखने का हक है, क्रॉस सेक्टोरली। ये नहीं कि कुछ एनजीओ ने बना दिया या मूवमेंट वालों ने बना दिया या उद्योगपति ने बना दिया कि वही देखेंगे, सब देखेंगे। उस पर प्रतिक्रियाएं होंगी, सरकार के पास वो वापस सूचना आएगा, उसके आधार पर उसको समझकर उसको कोलेट करके सरकार माने या ना माने उसकी तर्क देगी, उसके बाद वो कानून का प्रारूप बनेगा। ये बहुत अति आवश्यक है, यदि आपके पक्ष का कानून हो या हमारे गरीबों का पक्ष का कानून हो। बिल्कुल नहीं, देखिए मैडम, यही है कि आपके पक्ष और गरीबों के पक्ष में आप जो हमको दिस वर्सेस दैट कर देती हैं समाज के सारे वर्गों को, इसी से हमको प्रॉब्लम होती है मैडम, कि मध्य वर्ग, जिस मध्य वर्ग की बात कही, क्योंकि आपसे बात करके मुझे दरअसल काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। इसी मध्य वर्ग के गुस्से को आप लोगों ने क्रेडिबिलिटी दी और दिल्ली में कितने महीनों तक तमाशा लगा, और अब आप देख रही हैं कि कैसे एम्बिशन के साथ लोकपाल के नाम पर राजनीति करने वाले अब खुद सरकार में आकर के काबिज होना चाहते हैं, जिनसे आपके खुद के मतभेद हुए। मैडम, उस चर्चा में जाएंगे तो मुझे 1 घंटे का इंटरव्यू करना पड़ेगा, लेकिन आपसे 2 जरूरी सवाल हैं, वक्त की कमी है, लेकिन इसलिए 2 सवाल पूछे बिना ये बात पूरी नहीं होगी मैडम। वो ये है कि आपके मित्र हैं एनसी सक्सेना और हमारे मित्र हैं रामचंद्र गुहा,
आपने पढ़ा होगा उनका लेख हाँ जी। कि भाई ये एक ग्रुप है जो कि हर वक्त ये नो नो है, हर चीज में इनको मना करना है, कोई भी चीज में ये कन्विंस नहीं होंगे कि ये चीज ठीक हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, यूआईडी जैसी चीज जो इस देश की किस्मत बदल सकती है, देश का 100 सवा 100 करोड़ लोगों का हेडकाउंट कर सकती है, लोगों को पहचान दे सकती है, सर्विस डिलीवरी की गारंटी दे सकती है, प्राइवेसी का झूठा हवा उठा करके आप लोगों ने इसका भी विरोध किया। इतना मत डराइए हिंदुस्तान के कलेक्टिव विजडम को आप लोग। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ 15 दिन बिताइए और जहाँ जहाँ यूआईडी की अच्छी कहानियां वहाँ आ जाइए और जहाँ उनकी बुरी कहानी वो यूआईडी का कसूर नहीं है, वो यूआईडी का कसूर नहीं है, उस डिपार्टमेंट का कसूर है जो सीडिंग नहीं कर पा रहा उस कार्ड के बीच में ना। आप आइए, देखिए, कोई भी आइडिया क्रियान्वित करने के लिए उसकी व्यवस्था भी जरूरी है। और वहां भी आइए और अपन तर्क में बैठते हैं। अभी ये 2-3 मिनट में आप मुझे कुछ कहेंगे, मैं आपको कुछ कहूंगी, और आप किसी का नाम लेके कह दें वो नहीं कहते हैं, मैं भी 2-4 लोगों का नाम लेके कह सकती हूँ नहीं कहेंगे। मैडम आपसे मेरा 2 छोटे सवाल और बचे हैं, वो ये कि अगर मान लीजिए 2014 में ये सरकार वापस आ जाए और एनएसी का मैकेनिज्म हाँ जी। फिर एक्टिव हो और ये आपका कंट्रीब्यूशन फिर मांगे, तो आप इस आइडिया के लिए ओपन हैं? मैं ये कहूंगी कि ये तो सबसे पहले तो पीएमओ से पूछना चाहिए कि वो ऑफर करेंगे क्या, क्योंकि ये तो मैं क्या कह सकती हूँ। जी। और नंबर 2 मैं ये कहूंगी कि मेरे आंदोलन और मेरे संगठन मुझे अनुमति देंगे क्या कि तुम जाओ, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत निर्णय ना आने का रहा है ना निकलने का रहा है। ये निर्णय एक सामूहिक निर्णय है। तो अब मेरे संगठन और मेरे आंदोलन क्या कहेंगे उस पर भी बहुत निर्भर है। जी, तो अब इस इशू के बाद आपका अगला जो पहला एक पसंद का काम या जो बड़ा काम आप अटेंड करने जा रही हैं वो क्या होने जा रहा है? हाँ जी, मेरे तो कुछ नए मुद्दे भी मैं सोच रही हूँ। एक तो औरतों के ऊपर हिंसा का मुद्दा जो है वो बहुत पहले मैं भी महिलावादी आंदोलनों में जुड़ी हुई थी और वो मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो भी एक मुद्दा नया उठ रहा है। और दूसरा जो बेरोजगार युवा हैं अभी, सक्षम युवा, मतलब वो बीए, बीएड, एमएड, बीटेक, पता नहीं क्या क्या, लॉ, कंप्यूटर साइंस, इतने बच्चे लोन ले लेके अपने पढ़ाई किए हैं और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। इनके लिए नौकरी नहीं है और पीछे कर्जा है, क्योंकि सरकार अब कहती है कर्जा लेके पढ़ो। कर्जा लेते हैं बैंक से और उनकी परिस्थिति क्या होने वाली है मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि भयानक है। तो मुझे लगता है अभी एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है रूरल एरियाज में, जो लिटरेट और एजुकेटेड प्रोफेशनल यूथ हैं उनका क्या भविष्य है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और दरअसल महत्वपूर्ण बात बताई है कि 2 नए मुद्दे जुड़ेंगे, एक महिलाओं का और एक उनका जो गरीब हैं और ग्रामीण हैं लेकिन पढ़ लिख करके किसी रोज़गार के लायक हो गए हैं और उनके सामने कोई रोज़गार नहीं है। अरुणा रॉय जी, आपको आपके आगे के सारे इस प्रकार के प्रयासों के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।